बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली खान हूं। नाज़रीन, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी महसूस किए जा सकते हैं और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दिया। फिर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन जिस तरीके से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल है कि उनको एक बड़े एजाज़ के साथ नवाजना चाहिए और उनको भी कौमी हीरो का अवार्ड जो है वो देना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनके बेटे की गाड़ी से जो मुबैना तौर पर 2 बच्चियों का कत्ल हुआ था, उन्होंने गाड़ी के नीचे स्कूटी पर जाती हुई इस्लामाबाद में बिल्कुल मिनिस्टर इनक्लेव के पास ही अपनी गाड़ी के नीचे जो है 2 मासूम जानों को कुचल दिया और वो वहाँ पर शहीद हो गई, एक मौके के ऊपर और दूसरी जो है वो चंद वक्त गुजरने के बाद। और वहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो क्राइम सीन है वहां पर पहुंचे और उनको फरार कर दिया गया था। फिर अगले रोज जो एक कमजोर सी FIR हो गई और अब ये इतलात आ रही हैं, बल्कि ये खबर आ रही है कि जो मुतासरा फैमिली है उसके और जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब है उनके दरमियान सुलह हो गई है। ये निज़ाम इंसाफ है पाकिस्तान का कि आपके बच्चे, आपके बच्चों को कोई भी कुचल देगा, कोई भी इस तरह का फिरौन जो है उसका बेटा वो आपके मासूम बच्चों को कुचल देगा। और अंडर एज भी था, ना उसके पास लाइसेंस था, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है, जो निज़ाम का इंसाफ है, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर जो वालिदैन ने सुलह की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसे लेके शायद मामला रफा दफा किया गया है, लेकिन जो भी है सुलह किसी वालिदैन ने इसीलिए किया है कि उनको पता था कि ये जो निज़ाम इंसाफ है उस निज़ाम इंसाफ से उनको इंसाफ नहीं मिलना था। जज साहब जिनको पाकिस्तान की मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उन्होंने 26वीं आइन के तहत जो अदालती बंदोबस्त किया है, उस बंदोबस्त के नतीजे में उनको बलूचिस्तान से उठाकर इस्लामाबाद में मुसल्लत किया है। तो उनको ये मालूम था कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो अनटचेबल थे। उसकी रीज़न ये है कि वो जिनकी तरफ से लाए गए थे वो खुद अनटचेबल है। तो ये पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ है और ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ रही है कि कभी भी पाकिस्तान में किसी आम आदमी को, किसी मासूम को, किसी कमज़ोर शख्स को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। बल्कि जो पाकिस्तान के जजेस हैं, जो अदलिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बांझ अदलिया है, ये बांझ जजेस हैं, इनसे इंसाफ की तवक्को ना की जाए। ये हमेशा ये इसी माशरे का हिस्सा है और इसी माशरे से जब जजेस बनेंगे, ये इतनी गलाजत शुदा गलीज़ तरीन ये इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये इनमें इतनी गलाजत भर चुकी है कि ये अब इंसाफ तो दरकिनार, इनमें इंसानियत भी नहीं है। ये किसी के साथ बग़ैर मतलब के, ये किसी के साथ बग़ैर मुखलसी के साथ ये कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकते। ये अपनी औलाद के साथ भी मुखलस नहीं होते, क्योंकि लालच और मटीरियलिस्टिक अप्रोच इनके अंदर इतनी भर चुकी है कि ये पैसों के अलावा, ताकत और इख्तियार के अलावा इनके सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर आती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में ऐसे कई मौक़े आए हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नल, पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने तरजीह दी कि वो बजाय निज़ाम इंसाफ के लिए खड़े हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए खड़े होंगे। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये सुनकर इंसान जो है ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम सब जो हैं वो, जब तूफ़ान आता है तो शुतुरमुर्ग उस तूफ़ान से बचने के लिए अपनी गर्दन जो है वो रेत में डाल देता है कि वो तूफ़ान से बच जाए। तो ये भी हम सब पाकिस्तानियों का इसी तरह का मामला है कि हम ये समझ रहे हैं कि आज उन किसी मासूम, जिस तरह की बच्चियां हैं, उनके वालिदैन के ऊपर जो कर्ब गुजर रही होगी वो तमाम वालिदैन समझ सकते हैं, लेकिन खामोश हैं। सब इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी बेटी, आपके बच्चे अभी किसी जालिम जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बच्चे की गाड़ी का शिकार नहीं हुई। और ये दर्द उस वक़्त महसूस होगा जब हम में से कोई, खुदा न खास्ता हम में से कोई इस दर्द से शिकार होगा, तो फिर हमें महसूस होगा कि हम कितने बड़े जालिम माशरे में जी रहे हैं, कहाँ पर हम सांस ले रहे हैं और इस जुल्म के आगे हम किस तरीके से सरनगू हैं, बेबस हैं। अल्लाह उस वक़्त उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत जो है वो बदलने का ख्याल ना हो, उसके लिए कोई जद्दोजहद ना की जाए। तो इस वक्त सूरत हाल तो ये है पाकिस्तान की। सबसे पहले मैंने कहा कि सियासी गुफ्तगू तो हर तरफ चल ही रही है, जो भी चल रही है, लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो दरिंदे बिठाए गए हैं
उनसे मुतालिक भी ज़रूर बातचीत की जाए। जल्दी से दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं क्यों कहता हूँ कि जो DGISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उनको कौमी एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए। वो इसलिए कि मेरा ख्याल है कि जो इतने अरसे से पाकिस्तान में जो सिविलियन सुप्रीमेसी, आइन, कानून और इस पाकिस्तान के जो फौजी जर्नैलों का काला चेहरा है वो बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी मदद की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये जो जर्नैल हैं इनकी तरबियत क्या है। ये जो PMA काकूल एकेडमी में समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की बड़ी डिसिप्लिन एकेडमी है और वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त दानश्वर तैयार किए जाते हैं, तो ये दानश्वर आपने देख लिए कि कैसे उनके मुंह से झाग निकल रही थी। एक जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल कैमरों के सामने बैठकर पूरी कौम से, जिसको पता है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ये फीड जारी है और बराह रास्त और रिकॉर्डेड कैमरे सामने लगे हुए हैं, वहाँ पे एक जर्नैल जो है वो किसी को कह रहा है, एक मुंतखब वज़ीर आला को उससे तशबीह कर रहा है कुत्ते से। तो ये अक्कासी करता है इनकी तरबियत की, इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज से अगर छुटकारा हासिल करना है, फ़ौज से छुटकारा तो फ़ौज ज़रूरी है, लेकिन फ़ौज की ये जो सोच है, जिस ब्लडी सिविलियंस वाली सोच है और जिस तरीके से ये इंसानों को कुत्तों से तशबीह देते हैं, पहले इन्होंने खैबर एजेंसी में दिए, बलोचिस्तान में दिए, कबायली अजला में भी दिए, आज इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बैठकर कैमरों के सामने मुंतखब वज़ीर आला को कुत्ते से तशबीह दी। तो ये बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग है PMA काकूल की। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को किसी रिफॉर्म की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अगर इन काबिज़ फ़ौज से छुटकारे की ज़रूरत है, तो सबसे पहले पाकिस्तान की कौम की तरबियत करना होगी। और कौम की तरबियत में जो PMA काकूल की जो ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है, वो एक बार फिर से उससे असर नो उसका रिव्यू होना चाहिए कि किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी ये अक्कासी करते हैं। फिर तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, और इसके साथ साथ इन्होंने पिछले लेफ्टिनेंट जनरल साहब DGI नदीम अंजम साहब ने अरशद शरीफ शहीद के जनाजे के दिन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो भी एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं पाकिस्तान की तारीख में जर्नैलों की जो हमेशा याद रखी जाएंगी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब फॉल ऑफ ढाका हुआ और जनरल न्याजी ने सरेंडर किया, और उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम लड़ेंगे और हम आज़ादी हासिल करेंगे। फिर 2 दिन बाद उन्होंने सरेंडर किया और वहाँ पर दस्तखत करके वापस आए, जान छुड़वाई, अपनी जानें बचाई। वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर जिस तरीके से DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरशद शरीफ शहीद के जनाजे के दिन के ऊपर, एन उस मौके के ऊपर, वो भी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी याद रखी जाएगी। और कल के दिन जो अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी याद रखी जाएगी कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के एक इदारे की, बल्कि एक कंपनी की, मैं इसको इदारा भी नहीं कहता बल्कि ये चंद जर्नैलों की कंपनी बन चुकी है, इस कंपनी की नुमाइंदगी की और एक मुंतखब वज़ीर आला को कुत्ते से तशबीह देने की कोशिश की। और वो कहता है जी ये जो वज़ीर आला है ये मुंतखब नहीं है, मुसल्लत करदा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुसल्लत करदा वज़ीर आला है, क्योंकि ये जो वज़ीर आला है ये अवाम का मुंतखब करदा है और अवाम का मुसल्लत करदा है आप लोगों के ऊपर, और आपने जो अवाम के ऊपर मुसल्लत किए हैं वो भी सबके सामने है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। मेरा ख्याल है कि इनको कौमी एजाज़, कौमी हीरो, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी कौम को मिलेगी और जो पाकिस्तानी कौम को रोमांटिसाइज़ किया गया था पाकिस्तानी अफवाज के साथ कि ये बड़े बहादुर, सजीले और पता नहीं कौन कौन से नौजवान हैं कि जो पूरी मुल्क के लिए जान निछावर कर देते हैं और बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनकी एकेडमी और उनकी ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। ख़ास तौर पर तो ख़वातीन, हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती थी किसी दौर में, अब तो नहीं, किसी दौर में, कि वो कहते थे जी ये फ़ौजी ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग के जो मर्द होते हैं ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अब इनकी सोफिस्टिकेशन का अंदाज़ा पूरी कौम ने देख लिया है कि 50 कैमरों के सामने इन्होंने जिस तरह सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है कि राजा बाज़ार में बैठा हुआ एक थड़े वाला, एक चने की रेड़ी लगाने वाला भी वो इस तरह की गुफ्तगू ना करता जो DG साहब ने कर दी है। तो इसलिए कौमी एजाज़ उनको देना चाहिए। इस तरह फील्ड मार्शल साहब को कौमी हीरो करार दिया गया है, इनको भी कौमी हीरो करार देना चाहिए, ये भी कौमी हीरो हैं। बाकी जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनसे मुतालिक
जो है वो बड़ी तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ यही है कि ये चाह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन्होंने इमरान खान को दिया कहा। सोचना ये होगा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कौन है? जो सूबे में, उस सूबे के वज़ीर आला को जो शोरत ज़दा है, जहाँ पर ऑलरेडी दहशतगर्दी फैली हुई है, जहाँ पर बदअमनी है, जहाँ की आवाम में, फ़ौज और आवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खलीज है, उसके मुंतखब वज़ीर आला को कुत्ते की से तशबीह देना, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है उसको ज़हनी मरीज़ कहना, या उसको धिक्कारना, या पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ख़िलाफ़ करना, ये वहाँ के उस सूबे की आवाम के दिलों में नफ़रत बढ़ाने के मुतरादिफ है। और ये नफ़रत क्यों बढ़ाई जा रही है? ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कौन है ये सबको मालूम है। और जिस तरीके से इन्होंने बंगालियों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया, अब ये भी ग्रेटर प्लान का हिस्सा है कि ये पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम कर दें। और ये ग्रेटर प्लान का हिस्सा, ये ग्रेटर प्लान कहाँ बनते हैं? पूरी दुनिया में बनते हैं, आपको पता है। और उनके बनाने वालों के हाथों में कौन खेलते हैं? ये जर्नैल जो डॉलरों में अपने मादर वतन को बेच डालते हैं। हाँ, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।